नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर नजर डालने वाले हैं जिसने आधुनिक भारत की दिशा तय की है। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता नरेंद्र मोदी की। गुजरात के एक छोटे से कस्बे से शुरू होकर दुनिया के सबसे बड़े मंचों तक पहुंचने का ये सफर सच में काफी दिलचस्प है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। इस पूरी जर्नी को समझने के लिए हमें सबसे पहले फ्लैशबैक में जाना होगा। जरा सोचिए, एक तरफ वो बेहद साधारण शुरुआत और दूसरी तरफ आज का ये ग्लोबल इन्फ्लुएंस। मामूली शुरुआत से लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व तक ये महज एक राजनीतिक करियर नहीं है, बल्कि एम्बिशन, रेजिलियंस और एक बहुत बड़े पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। शुरुआत करते हैं अर्ली लाइफ और रूट से, मतलब उस दौर से जब राष्ट्रीय राजनीति की कोई दूर दूर तक बात भी नहीं थी। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म हुआ। बचपन के दिन काफी स्ट्रगल वाले थे। उन्होंने अपने पिता के साथ एक स्थानीय रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने में भी मदद की। वो बहुत ही साधारण दिन थे, लेकिन सच कहें तो भविष्य की नींव वहीं से पड़ रही थी। और पता है, उन शुरुआती संघर्षपूर्ण दिनों में ही कुछ खास खूबियां नजर आने लगी थीं। एकदम कड़ा अनुशासन, हर नई चीज को सीखने की गहरी जिज्ञासा और एक पक्का इरादा। ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं है, बल्कि ये वो क्वालिटीज थीं जिन्होंने आगे के इतने बड़े सफर का ब्लूप्रिंट तैयार किया। अब आते हैं रैंक्स के माध्यम से ऊपर उठने वाले फेस पर। जैसे जैसे वो बड़े हुए, ये शुरुआती खूबियां समाज सेवा और राष्ट्रीय मुद्दों के प्रति एक गहरे जुनून में बदल गईं। तो ये जुनून उन्हें ले गया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की तरफ। ये संगठन उनके लिए एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग ग्राउंड साबित हुआ। यहीं पर उन्होंने ग्रास रूट मोबिलाइजेशन यानी जमीनी स्तर पर लोगों को जोड़ने और एक बड़े समूह का नेतृत्व करने की कला सीखी। उनका ये पॉलिटिकल बेस रातों रात नहीं बना था। ये स्टेप बाय स्टेप तैयार हुआ। पहले आरएसएस में सीखी गई ग्रास रूट मोबिलाइजेशन की कला, फिर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में प्रवेश, और फिर अपनी स्ट्रैटेजी और कड़ी मेहनत के दम पर वो धीरे धीरे पार्टी में ऊपर उठते गए। ये वाकई दशकों के डेडिकेशन का नतीजा था। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। 1950 में वडनगर में जन्म से लेकर 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री की कुर्सी, फिर 2014 में देश के 14वें प्रधानमंत्री और अब 2024 में लगातार तीसरा कार्यकाल। ये टाइमलाइन एकदम साफ दिखाती है कि कैसे एक संगठन के प्रति लंबे समर्पण ने उन्हें पहली बड़ी कार्यकारी भूमिका तक पहुंचाया। अब हम बात करेंगे एक बड़े टर्निंग पॉइंट की, गुजरात के इकोनॉमिक ग्रोथ की। 2008 में मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी एंट्री ने बहुत कुछ बदल दिया। उनके इस कार्यकाल में गुजरात में जबरदस्त बदलाव हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी ग्रोथ हुई, बिजनेस इन्वेस्टमेंट तेजी से बढ़ा और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ने रफ्तार पकड़ी। और इसी तेज इकोनॉमिक ग्रोथ ने पहली बार उनकी लीडरशिप स्टाइल की तरफ पूरे देश का ध्यान खींचा। देश के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर, ये बढ़ता हुआ राष्ट्रीय ध्यान अब भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़े बदलाव का मंच तैयार कर रहा था। ये ट्रांजिशन कोई छोटा मोटा नहीं था। एक तरफ स्टेट लेवल के लीडर जिनका पूरा फोकस रीजनल बिजनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर पर था, और दूसरी तरफ 2014 का वो आम चुनाव जहां उन्होंने बीजेपी के कैंपेन को लीड किया और एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय जीत दर्ज की। राज्य स्तर से सीधे नेशनल पटल तक का ये शिफ्ट अभूतपूर्व था। और इस पूरे ट्रांजिशन का परिणाम दुनिया ने 26 मई 2014 को देखा, जब नरेंद्र मोदी ने आधिकारिक तौर पर भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च पद पर आसीन होने के बाद इस नई सरकार का पूरा फोकस तेजी से बड़े और नेशनल लेवल के इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स पर शिफ्ट हो गया। ये टेबल दिखाता है कि कैसे सरकार ने एक साथ कई मोर्चों पर काम शुरू किया। टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी के लिए डिजिटल इंडिया, इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए मेक इन इंडिया, जन जागरूकता और साफ सफाई के लिए स्वच्छ भारत अभियान और बिजनेस व इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्टार्टअप इंडिया। ये एक ही समय में तकनीक, स्वच्छता और अर्थव्यवस्था में बदलाव लाने का एक बहुत बड़ा और कोऑर्डिनेटेड विजन था। लेकिन बात सिर्फ देश के अंदर की ही नहीं थी। इस सरकार ने ग्लोबल डिप्लोमेसी पर भी जोरदार काम किया। नई इंटरनेशनल ट्रेड पार्टनरशिप्स बनाई, दुनिया भर के बड़े सम्मेलनों में हिस्सा लिया और इंटरनेशनल स्टेज पर भारत की पोजीशन को काफी मजबूती दी। डोमेस्टिक इकोनॉमी और हाई प्रोफाइल ग्लोबल डिप्लोमेसी का ये जो मिक्सचर था ना, इसने उनके पॉलिटिकल करियर को एक गजब की मजबूती दी। और यही हमें एक जटिल और स्थायी विरासत की तरफ ले जाता है। चुनावी सफलताओं का सिलसिला लगातार जारी रहा।
2014 की वो ऐतिहासिक जीत, फिर 2019 में एक और भी बड़े और निर्णायक जनादेश के साथ सत्ता में वापसी, और अब 2024 में लगातार तीसरा कार्यकाल। इन जीतों ने उन्हें आधुनिक भारतीय इतिहास के सबसे प्रभावशाली नेताओं में लाकर खड़ा कर दिया है। तो अगर एकदम निष्पक्ष होकर इस पूरे सफर को देखा जाए तो क्या समझ आता है? एक तरफ तो उनकी डेवलपमेंट पॉलिसीज और आर्थिक पहलुओं की व्यापक रूप से प्रशंसा की जाती है, वहीं दूसरी तरफ उनकी मजबूत लीडरशिप स्टाइल पर बहस भी चलती रहती है। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है, 21वीं सदी के भारत पर उनका इम्पैक्ट ऐसा है जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। और यही हमें आज के आखिरी और सबसे अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है। एक रेलवे स्टेशन से शुरू होकर दुनिया के सबसे बड़े मंचों तक पहुंचने की ये जो महत्वाकांक्षा और संघर्ष की कहानी है, इसे आधुनिक राजनीतिक इतिहास में अंततः किस तरह से आंका जाएगा? आने वाला कल इस अभूतपूर्व राजनीतिक बदलाव के दौर को कैसे देखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।